अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मज़हर अली चारण। आज की इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे बाकायदा एक टेंस के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली व्लॉग्स है उसमें हमने तमाम फंडामेंटल्स कवर कर दिए। हमने जो है वो समझा कि टेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। ये तमाम बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम बाकायदा अपने जो है वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यानी कि जुमला बनाने का काम शुरू करेंगे। और इसके लिए हम जो सबसे पहले एक टेंस लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई हमारी बात होती है, मैंने आपको ये बात पहले से बता दी है कि उसमें कोई ना कोई टाइम हम लाजमी तौर पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और बगैर किसी टाइम के कोई बात तो हो ही नहीं सकती। तो ये टाइम प्रेजेंट का भी हो सकता है, मतलब कि अभी का ये टाइम जो है वो पास मतलब कि गुजरा हुआ भी हो सकता है, या ये टाइम जो है फ्यूचर आने वाला भी हो सकता है। लेकिन हम जहां से बात शुरू कर रहे हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, और प्रेजेंट की कौन सी वेरिएशन है? वो है इंडेफिनिट। प्रेजेंट की इंडेफिनिट वेरिएशन है और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं या इसके यूजेस जो है वो उसके बारे में बताऊं, तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दे देता हूँ। सेंटेंस जो होगा वो हमारा अफर्मेटिव। ये भी मैंने आपको पहले, अगर आप फर्स्ट व्लॉग देखेंगे तो मैंने बता दिया कि सेंटेंस किसे कहते हैं या सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं। अब ये उसका स्ट्रक्चर या जिसको हम फार्मूला कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है आपने कि एक सब्जेक्ट कोई भी, या उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फाइनली ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपने अप्लाई करना है। सब्जेक्ट के बारे में भी बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूँ, वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब क्या होता है। अब यहाँ पे लकीली जो हमारे पास कोई ऐसा हार्ड टास्क तो नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जो बेस फॉर्म कहलाती है, जो मेन वर्ब होता है। इसको बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं होती, ये तो ऑलरेडी जो है समझो कि हमारे पास रेडीमेड सिचुएशन में होती है। तो ये बहुत ही आसान है, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है कि ये इतना सादा और इतना सिंपल आसान सा होता है कि लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सो इट्स अप टू यू वेदर यू कैन से प्रेजेंट डेफिनिट टेंस एंड यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि शायद प्रेजेंट डेफिनिट कोई अलग चीज है या सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई अलग चीज है। नो, दे आर द सेम थिंग्स। अच्छा, अब हमने करना है इस पे अप्लाई। जिस तरह से हमें ये फार्मूला दिया गया है, जिस तरह से ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी के मुताबिक हमने सेंटेंस अपना कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे कि सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हमने कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फॉर एग्जांपल आई वॉच, एंड फाइनली कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ गया लाइक दिस, आई वॉच टीवी। दैट मीन्स मैं टीवी देखता हूं। कितना आसान है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। तीन अल्फाज आ गए, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट। तो हमने इसी तरह से यहाँ पर जो है वो जुमला अपना बना लिया। वन मोर एग्जांपल इन दिस रिगार्ड दैट कुड से कि वी सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब प्ले, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। चेस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कि हम शतरंज खेलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफली मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आई थिंक कि व्लॉग नंबर 1 में या 2 अगर देखेंगे तो उसमें जो है मैं तमाम जो है आपको बातें बता चुका हूँ। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी तादाद भी मैं आपको वहां पे ब्रीफली बता चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स लिए, आई और वी के साथ। इसमें एक और चीज का आपने जो है वो एहतियात करना है कि अगर सब्जेक्ट्स की तादाद आपको पता है ना, उन सब्जेक्ट्स में से अगर ये 4 सब्जेक्ट्स में बता रहा हूँ, एक ही है, दूसरा शी है, तीसरा इट है और चौथा सिंगुलर नाउन। तो वह सिंगुलर नाउन मीन्स कोई भी एक नाम, असलम हो गया, अली हो गया, ये जितने भी नाम होते हैं ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन्स कहलाते हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स अगर होंगे ना, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके बाद आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। आई एस भी हो सकता है, वो दैट डिपेंड्स अप टू द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब की जो है वो स्पेलिंग पे डिपेंड करता है कि वर्ब की स्पेलिंग में क्या है। तो एस भी आ सकता है, ई एस भी हो सकता है, आई एस भी हो सकता है, वी ई एस भी हो सकता है। लेकिन ये अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिनमें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने आई और वी का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने वॉच लिख दिया। लेकिन अगर ये होता सब्जेक्ट ही, तो पता है फिर क्या करता मैं? ही वॉच नहीं लिखता, मैं लिखता ही वॉचेस टीवी। बात समझ में आ रही? शी वॉचेस टीवी, या कोई नाम ले लेता हूं, अली वॉचेस टीवी। तो ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ, ये और होगा भी अफर्मेटिव में,
कि जहां पर आपने वर्ब के आखिर में एस ई एस है, बाकी जो है वो इसके अलावा जितने भी आई हो गया, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन है, इनके साथ तो कोई मसला नहीं होता, आप फर्स्ट फॉर्म सिंपली यूज कर सकते हैं। ठीक है, या जैसे कि वी प्ले चेस, शी, अब क्या होगा, प्ले, नो, प्लेज चेस, कि वो शतरंज खेलती है, मीनिंग सेम है। वी प्ले चेस, हम शतरंज खेलते हैं, बट शी प्लेज चेस, वो शतरंज खेलती है। आई वॉच टीवी, ही वॉचेस टीवी। तो ये सिर्फ आपने इस बात का एहतियात करना है कि किस तरह से हम सब्जेक्ट जब चेंज होगा, और ये सब्जेक्ट सिर्फ 4 है, तो उसके बाद हमने वर्ब के फर्ज जो है वो आखिर में सी एस का या वी एस का इजाफा करना है। बाकी तमाम के साथ सिंपली आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि बेस फॉर्म है वही आपने अप्लाई करनी है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। ठीक है, या यू लर्न इंग्लिश, कि आप इंग्लिश सीखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस, और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया अफर्मेटिव। अगर कोई नफी का जुमला हो गया, मतलब कि जिसमें नेगेटिविटी की बात हो, हम नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, फिर क्या करेंगे, अब ये बात आपको समझाने जा रहा हूं। हमारा सेंटेंस है नेगेटिव, यानी कि नफी वाले जुमले, ऐसी कोई बात जिसमें हम इनकार या बात करते हैं, तो फिर इसमें हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट होगा, उसमें तो अफर्मेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना, लेकिन क्या था, सब्जेक्ट के बाद अब 2 हेल्पिंग वर्ब, ये डू और डज आ गए, डू नॉट, डज नॉट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब हमें जो पहला, इसमें सिर्फ तब्दीली और चेंजेस ये आ रही है कि हमने सब्जेक्ट के बाद 2 हेल्पिंग वर्ब्स भी लगाने हैं, 2 नहीं लगाने, 1 लगाने हैं, लेकिन जैसा सब्जेक्ट होगा उसी तरह से ये 2 बताए गए हैं। क्योंकि सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे, डू, आई डू नॉट। अगर सब्जेक्ट वी होगा तब भी हम डू यूज करेंगे, वी डू नॉट। यू के साथ भी डू का इजाफा करेंगे कि यू डू नॉट। लेकिन अगर सब्जेक्ट होगा ही, तो ही डू नॉट नहीं होगा, ज़हन में रखना। अब हम कहेंगे ही डज नॉट। जैसे अफर्मेटिव में उसमें तब्दीली थी ना, इसी तरह से इसके नेगेटिव में भी चेंज होगा। मतलब कि अगर अफर्मेटिव में कहता हूं कि आई प्ले, तो अगर सब्जेक्ट ही होता तो ही प्लेस। नेगेटिव में भी वही बात है, तो आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। सब्जेक्ट होगा शी, तब भी हम कहेंगे शी डज नॉट। इट के साथ भी इट डज नॉट। अगर सब्जेक्ट दे है तो इसके साथ डू लगाएंगे, दे डू नॉट। और अगर सब्जेक्ट आ गया सिंगुलर नाउन, कोई भी एक नाम, ठीक है, जैसे बच्चा, कार, कुर्सी, चाइल्ड, टेबल, चेयर, क्लास, टीचर, ये जितने भी होते हैं सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हमने डैश लगाना है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन होंगी, मतलब कि एक से ज्यादा अगर होंगी, तो फिर क्या करना है हमने, कि फिर भी डू का ही इस्तेमाल करना है। ये मैंने आपको ब्रीफली एक बार तरीका बता दिया नेगेटिव बनाने का। जिस तरह से अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के ऊपर वेरिएशन है वर्ब की, तो नेगेटिव में भी है। हेल्पिंग वर्ब ज़हन में रखना, एक वर्ब की टाइप होती है कि जो सिर्फ हमें जुमले या टेंस की जो है वो किस्म बताती है कि कौन सा जुमला या टेंस यूज करेगा, उसको कोई मतलब मीनिंग नहीं होती। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये मेन वर्ब है। जुमले की मीनिंग का पता, एक्शन का पता इससे चलेगा। इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि किस टेंस में बात हो रही है, क्योंकि डू डज हमेशा प्रेजेंट में ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे ये आइडिया देंगे। और दूसरी बात ये कि नोट लगाने से ये नेगेटिव का भी हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव जुमला हो गया। ठीक है, तो इसी पैटर्न के तहत आपने जुमले ये बनाने हैं और ये आपके नेगेटिव हो जाएंगे। सो अब हम इसमें एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे कि यू सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद डू, ये मैंने आपको पहले बात बताई, अगर सब्जेक्ट यू होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये ऑब्जेक्ट हो गया, यू डू नॉट कीप योर वर्ड्स, तुम अपना वादा नहीं निभाते हो। शी सब्जेक्ट है, अब डू नहीं लगाएंगे, आपको पता है, डज आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, शी डज नॉट स्पीक इल ऑफ एनीवन, वो किसी की बुराई नहीं करती है। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो इस पैटर्न में आपने जो है नेगेटिव जुमले बनाने हैं और अफर्मेटिव जो मैंने आपको पहले बताया, और ये तरीका हो गया नेगेटिव का। अब क्या है, अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव। इट मीन्स कि अगर कहीं पे सवाल हम करें तो फिर किस तरह से इस टेंस को हम इस्तेमाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा, तो जहां तक सवाल का ताल्लुक है, ये भी मैं आपको बात पहले शुरू के व्लॉग्स में बता चुका हूं कि सवाल को तो वैसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं, ठीक है, लेकिन दरअसल बात यह है कि सवाल की भी टाइप्स होती है। देयर आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, और एक्चुअली
होती तो 3 है, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली आपको 2 बता रहा हूँ कि 2 तरह से हम लोगों से सवालात करते हैं। एक सवाल ऐसा होता है जिसमें लोगों से हम सिर्फ कंफर्म करते हैं, एक सवाल ऐसा होता है जिसमें हम लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो डिसाइड करना है आपने कि आप लोगों से कंफर्म कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर आप कंफर्म करने वाला सवाल कर रहे हैं तो फिर क्या करना है उसके साथ, तो डू डस, यानी कि वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पता है ना कि जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पता ये चले कि भाई हमने जो है वो डू लगाना है या डस लगाना है, वो तो पता चलेगा सब्जेक्ट के साथ, इसलिए मैंने 2 बता दिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो अब हम इसकी एग्जाम्पल बनाते हैं। लाइक दिस, डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हैं? अब कंफर्म कर रहा हूं तो इसलिए मैंने क्या कर दिया कि इसका डू से ही जो है हेल्पिंग वर्ब से ही इसका सवाल बना है कि डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, मुझ पे भरोसा करते हो? डज शी, डज शी वॉच टीवी। अब जैसे कि सब्जेक्ट हमारा शी था तो इसलिए हमने डज लगाया। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे डज का। यहाँ पे यू था तो हमने डू लगाया, यहाँ पे शी था तो डज। डज शी वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती है? ये दोनों सवाल आप देख लें कि दोनों के अंदर मैं कंफर्म कर रहा हूँ असल में कि डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो? डज शी वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती है? कोई इसमें मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं ले रहा, सवाल तो अपनी जगह पर है लेकिन ये सवाल है कंफर्मेटिव, बिकॉज आई एम जस्ट कंफर्मिंग। मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको कंफर्मेटिव कहता हूँ। पहले में तो मैं कंफर्म कर रहा था, जैसे कि डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो? डज शी वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती है? डज शी लिव इन न्यूयॉर्क, क्या वो न्यूयॉर्क में रहती है? लेकिन जब मैं बात करूंगा इंफॉर्मेशन के हवाले से, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के हवाले से, तो उसमें क्या करना है, WH का इजाफा करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि व्हाट्स योर नेम या व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक है। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ पर रहती है। व्हाई डू यू टर्न मी, तुम मुझ पे तंज क्यों करते हो। इस तरह के जो सवालात होंगे वो होंगे तमाम के तमाम इंफॉर्मेटिव। ये मैंने कंप्लीटली आपको जो है स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। एक बात जो आखिरी रह गई है वो ये है कि इसके यूजेजेस क्या है, किस सेंस में इस टेंस को हम यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ तो एक बहुत ही आसान सा तरीका समझाया जाता है कि भाई जुमले के अंदर अगर कोई ऐसी बात जब आप कर रहे हैं और कोई ऐसी बात हो और उस बात या जुमले के अंदर उसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए या अल्फाज आ जाए, बस समझ जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसी हद तक तो सही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी की पूरी जो है बात मतलब कि हकीकत ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है कहीं किसी सिचुएशन में, नहीं भी हो सकता। कभी कभी हम ये वर्ड यूज करते भी हैं, कभी कभी नहीं भी करते। तो इसलिए बेस्ट में मैं ये आइडिया दूंगा आपको कि आप जो है इसकी डेफिनेशन को, इसके सेंसेस को समझें, ठीक है, और उससे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। तो इसके सेंसेस एक नहीं है कि सिर्फ हम बात करें कि भाई किसी एक सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं, नो। तो एक एक करके मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि ये किस किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला जो इसका यूज है वो है रिपीटेड एक्शन। रेगुलर बेसिस पे आप जितने भी काम करते हैं, रूटीन वाइज आप जितने भी काम करते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, which means कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, अपनी एक रूटीन बता रहा हूँ, अपने एक रेगुलर जो है वो एक्शन बता रहा हूँ, रिपीट एक्शन बता रहा हूँ। या he has tea twice a day, वो दिन में 2 मरतबा चाय पीता है। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इट्स रिपीटेड एक्शन। कोई भी इसी तरह की आप बात करें, मिसाल के तौर पे एग्जाम्स फॉल इन स्प्रिंग, इम्तिहानात जो हैं वो स्प्रिंग में यानी कि बाहर के मौसम में होते हैं। वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, सर्दियों के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ये भी जो है एक आपकी रूटीन हो गई या रिपीट एक्शन हो गया, जो हम काम बार बार दोहराते रहते हैं। तो एक तो इसमें ये सिचुएशन आ गई जो मैंने आपको बात बताई।
दूसरा इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है दैट्स अबाउट द फैक्ट सिचुएशन। कोई सच्ची बात, कोई हकीकत बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक वाटर बॉइल्स at 100 degree Celsius, right? तो पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन था ना, तो मैंने बॉयल नहीं देखे। ये भी बात आपने ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि ये बात भूल जाए और सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए। और अगर 4 सब्जेक्ट्स आ गए, ही शीट सिंगुलर नाउन, तो वहां पे आपने एस भी इजाफा करना है। ये भी बात नशीन करनी है आपने। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर जो है बॉयल होता है। ये हकीकत है, फैक्ट सिचुएशन है। या इसके अलावा we have coffee in winter, सर्दियों के मौसम में हम कॉफी पीते हैं। सब्जेक्ट दैट्स अ फैक्ट सिचुएशन, ऑलराइट। वी can't have in summer actually but we have coffee in winter। तो ये जो है दो मैंने आपको बातें बता दी कि अगर जो है कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे आप अपनी रूटीन बता रहे हैं, रिप्रोडक्शंस बता रहे हैं, कोई हकीकत बता रहे हैं, अपनी फैक्ट सिचुएशन बता रहे हैं, मिसाल के तौर पे आई डोंट टेल अ लाई या आई स्पीक ट्रूथ, तो आप अपनी फैक्ट सिचुएशन बता रहे हैं इस हिसाब से, ठीक है। कोई भी हकीकत या रूटीन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या यहीं तक ही काफ़ी है? नहीं, इसका कुछ और भी यूजेज हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तीसरा जो इसका यूज़ है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई भी कायनात की सच्चाई, कोई भी कुदरत का कानून बताने के लिए हम जो है प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज मशरिक से निकलता है, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती। ये हकीकत की बात हो गई, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो गई। उसके बाद अपना इंटरेस्ट बताने के लिए, जैसे कि आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है। शी वांट्स टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहती है। कोई भी अपने इंटरेस्ट की बात बता रहे हैं, मिसाल के तौर पे ही लाइक्स टू सिंग, उसे गाना गाना पसंद है, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और यूज है जो कि न्यूज़ हेडलाइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि जो भी हमारी जो न्यूज़ की हेडलाइंस होती हैं उसमें भी प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल होता है। देखिएगा ज़रा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कॉल्स ऑन प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए वर्ब के आखिर में एस भी लगा दिया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेसिडेंट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया कि वजीर आजम ने सदर से मुलाकात की। अब यहाँ पे लग तो ये रहा है कि ये बात पास्ट की है, बिल्कुल पास्ट की। जब आप इस खबर की डिटेल बताएंगे तो आपने पास्ट इंडेफिनेट ही बताना है, जिसका मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जब ये हेडलाइन होगी ना खबर, तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कॉल्स ऑन प्रेसिडेंट, लेकिन वो है असल में पास्ट, गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है। तो न्यूज़ हेडलाइंस के अंदर आप कभी भी अगर देखें कि प्रेजेंट डेफिनेट यूज हो रहा है, तो मत समझिएगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है या फैक्ट सिचुएशन है या डेली रूटीन की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पास्ट की बातें होती हैं, लेकिन एक रूल होता है, अखबारात का रूल होता है कि जब भी आपने जो है हेडलाइन लगानी है तो प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर लगानी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेवेंट, तो कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।